तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, हम आपको लगातार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो इसी क्रम में हम आ चुके हैं अपने चौथे क्लास की तरफ, जिसमें फिर से हमने मैथ्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे दोस्तों। तो दोस्तों आइए वन बाई वन उन क्वेश्चन को हम करते हैं। और दोस्तों हमारी वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और दोस्तों उन क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर कीजिएगा, फिर दोस्तों आप मेरा तरीका देखिएगा। ठीक, तो आइए दोस्तों वन बाय वन स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले खुद सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, फिर मैं सॉल्व करता हूं। हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए दोस्तों देखिए, अब मैं सॉल्व करता हूं। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। दोस्तों मेंसुरेशन से क्वेश्चन है दोस्तों, मेंसुरेशन के टॉपिक से आसान क्वेश्चन है दोस्तों काफी। आइए करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, हमारे पास कोई समचतुर्भुज, पहले समचतुर्भुज की आपको प्रॉपर्टी जाननी होगी, जिसे हम रोम्बस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो क्या होती है दोस्तों प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों कि उसकी जो चारों भुजा हैं वो बराबर होती हैं। क्या होती है दोस्तों, चारों भुजा बराबर होती हैं, और जो विकर्ण होते हैं वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो भी 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक, जैसे देखिए ये मान लीजिए बड़ी विकर्ण हो गई, ठीक, और ये छोटी विकर्ण हो गई, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। ठीक दोस्तों, तो देखिए हमें दिया हुआ है कि एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर होगी। और कह रहा है दोस्तों जो छोटी भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, जो छोटा विकर्ण, माफ कीजिए, छोटा विकर्ण जो है दोस्तों वो 12 सेंटीमीटर है। क्या है दोस्तों, ये 12 सेंटीमीटर। ठीक, जो छोटा विकर्ण है हमारा, जैसे कि अगर हम नाम लिख दें ए बी सी डी, और हम ये, ठीक है, या ओ ना भी दे तो चल जाए। देखिए दोस्तों ए सी जो है दोस्तों हमारी 12 सेंटीमीटर है। ठीक, ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो दोस्तों आप एक फार्मूला जानते होंगे। देखिए दोस्तों पहले आपको एक और प्रॉब्लम बता दूं। जैसे देखिए जो हमारा त्रिभुज एबीसी का एरिया होगा वो त्रिभुज हमारे एडीसी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आप देखेंगे त्रिभुज एबीसी जो है दोस्तों, इसकी दोनों भुजाएं 10 सेंटीमीटर और एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार आप देखेंगे ईडीसी में दोस्तों, तो उसकी दोनों भुजाएं 10 सेंटीमीटर है और एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों जो त्रिभुज हमारा एबीसी है वो सर्वांगसम है या कॉन्ग्रुएंट है किसके दोस्तों, हमारे त्रिभुज एडीसी के। ठीक, यानी कि जो त्रिभुज एबीसी का एरिया होगा वही त्रिभुज एडीसी का एरिया होगा। तो जब दोस्तों त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं हम पहले एबीसी का एरिया निकाल लेते हैं, या आप चाहें तो एडीसी का निकाल के बस गुणे 2 कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एबीसी का एरिया निकालते हैं। त्रिभुज एबीसी का एरिया दोस्तों, जब हमें भुजा ज्ञात हो, जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं ज्ञात हो, तो दोस्तों एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, आप जानेंगे। फार्मूला होता है यस इंटू एस माइनस ए। ठीक, पहली भुजा, फिर एस माइनस बी, ठीक, फिर होता है इंटू एस माइनस सी। दोस्तों ये फार्मूला, सी जो है हमारी तीसरी भुजा है, ये त्रिभुज के एरिया का फार्मूला है। तो दोस्तों एस क्या है हमारा, यहाँ पे जो एस है दोस्तों वो हमारा है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक, तो आइए वन बाई वन हम वैल्यू को रखते हैं। तो चलिए पहले एस की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। एस की वैल्यू क्या है, 10 10 20 और एक 20 और 32 यानी कि 16 सेंटीमीटर एस की वैल्यू आएगी। चलिए इन वैल्यूज को पुट करते हैं हम। देखिए एस बराबर 16 हम रख देते हैं, एस माइनस ए यानी कि 16 में से 10 घटा दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा, 16 में से 10 घटा देंगे दोस्तों आपका आ जाएगा, डायरेक्ट हम करते हैं, 16 में 10 घटा देंगे आप दोस्तों आ जाएगा 6। ठीक, फिर एस माइनस बी, फिर गुणे 6, फिर एस माइनस सी, सी हमारी 12 सेंटीमीटर है, ए सी जो है दोस्तों 12 सेंटीमीटर है, तो आ जाएगा कितना दोस्तों 4। ठीक, 16 में से हमने 16 में से हमने 12 घटा दिया, आ गया 4। दोस्तों अब निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 और दोस्तों इधर हमारा एरिया क्या आएगा दोस्तों, एरिया हमारा आएगा 4 इंटू 6 इंटू 2 यानी कि 6 चौक 24 दूना 48 सेंटीमीटर हमारी त्रिभुज एबीसी का एरिया आ गया। तो जो त्रिभुज एबीसी का एरिया होगा वही त्रिभुज हमारे एडीसी का एरिया होगा। तो हम सिंपली क्या कर देंगे दोस्तों,
त्रिभुज ईडीसी का, ये अगर दोनों त्रिभुजों का एरिया हम मिलाकर निकाल दे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 48 गुणे 2 यानी कि 96 सेंटीमीटर, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आप देखेंगे दोस्तों हमने क्या किया, जो इसका एरिया होगा दोस्तों इस त्रिभुज का, वही इस त्रिभुज का भी एरिया होगा। तो हमने इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला तो ये 48 आया दोस्तों, तो ये भी हमारा 48 होगा। ठीक, तो 48 48 क्या होगा दोस्तों 96 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों पहले खुद सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को, फिर मैं करता हूं। क्या कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में, 3 वस्तुओं को प्रति वस्तु 200 रुपए के मूल्य में खरीदा गया। 3 वस्तुएं समझ आइए कि सबको 200 रुपए में खरीदा उसने। ठीक, उनमें से एक को 12.5% की हानि पर बेच दिया। यदि अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया हो जिससे पूरे सौदे में 20% का लाभ हुआ हो। ठीक, पूरे सौदे में 20% का लाभ हुआ हो तो दोनों वस्तुओं पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, दोस्तों क्या कह रहा है, एक को उसने हानि बेच दिया पर बाकी 2 वस्तुओं को वो इस प्रकार ऐसे बेचता है कि जब पूरा बेच दे तो उससे जो क्रय मूल्य उसका है दोस्तों उस पर उसको 20% का लाभ हो जाए। तो आइए करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए 3 वस्तुएं हैं, 200 रुपए की है, 200 रुपए की। एक वस्तु को बेच दिया किस पे दोस्तों, ये क्रय मूल्य है इन वस्तुओं का, ये हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक, ये क्रय मूल्य है दोस्तों। देखिए एक को 12.5% की हानि में बेचता है। 12.5% कितना दोस्तों 200 का, आप कहेंगे 25, 200 का 12.5% निकालेंगे 25, यानी कि 200 से 25 घटा देंगे तो 175। एक को वह विक्रय मूल्य हम यहाँ पे देखते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक, 175 रुपए में इसको बेचता है मान लीजिए एक वस्तु को, बाकी दोनों वस्तुओं को इस प्रकार बेचता है दोस्तों कि उसे 20% का लाभ हो। तो दोस्तों तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 600, 200 200 जोड़ लीजिए 600 हो गया। ठीक, 600 का 20% निकाल लीजिए दोस्तों, कितना होगा 600 का जब 20% निकालेंगे दोस्तों आप, तो आपका 20 हो गया, यानी कि 20 छक क्या हो गया 120, यानी कि जो लाभ है 120 है, यानी कि वस्तु वो 720 रुपए में टोटल बेचेगा तब उसे लाभ होगा। उन तीनों वस्तुओं को अगर जोड़कर 720 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ होगा। तो एक वस्तु को उन्हें 175 में बेच दिया तो बाकी 2 वस्तुओं को कितने रुपए बेचेगा, तो 720 में से दोस्तों आप 175 घटा दीजिए, यानी कि बाकी 2 वस्तुओं को वो 5, और इधर हो गया हमारा 11 से गया 4, और हमारा 6 में से गया दोस्तों 5। ठीक, 545, यानी बाकी वस्तुओं को दोस्तों इन दोनों वस्तुओं को मिलकर दोस्तों 400 की जो वस्तुएं हमारी हैं इनको 545 में बेचेगा, तब जाके हमें जो कुल लाभ होगा दोस्तों वो 120 रुपए का होगा, यानी कि 20% का होगा क्रय मूल्य का। ठीक, तो देखिए दोस्तों इन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, आप कहेंगे 400, और बेचा कितने में इन दोनों वस्तुओं को मिलाकर दोस्तों 545 रुपए में। ठीक, तो आप क्या कीजिए, जो 545 तो लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, आप कहेंगे 100, इन दोनों वस्तुओं पे देखेंगे दोस्तों केवल, तो लाभ कितने का हो रहा है 400 क्रय मूल्य है, 545 विक्रय मूल्य है, तो लाभ कितना होगा दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि 145 रुपए। 145 लाभ प्रतिशत कितना हो गया, तो बट्टे में हम क्रय मूल्य लिख देंगे और गुणे 100 कर देंगे, तो ये हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा, ये लाभ प्रतिशत। ठीक, ठीक, अब दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए 2 जीरो चला गया, और इधर हम करते हैं 4 से हम 145 को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा दोस्तों 4 3 12, 2 5 4 6 24, और हमारा इधर हो गया दोस्तों 4 दूना 8, और फिर 2 4 5 20, यानी कि 36.5% का उन दोनों वस्तुओं पे उसे लाभ होगा। ठीक, ये देखिए दोस्तों हमारा आंसर सी बिल्कुल सही है, 36.25%, ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों इसी प्रकार चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले खुद सॉल्व कीजिए दोस्तों। अब दोस्तों मैं करता हूं, बी की तुलना में ए 5 गुना कार्यकुशल है। बी की तुलना में ए जो है 5 गुना कार्यकुशल है, और इसलिए ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम समय लेता है। कितना दिन, 52 दिन कम समय लेता है। ठीक, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक, दोनों एक साथ करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोस्तों यही थोड़ा सा मैं ऑप्शन करेक्ट करता हूं तो बताता हूं आपको, ये ऑप्शन थोड़े से मुझे लग रहा है गलत है दोस्तों, तो आइए मैं बताता हूं आपको।
दोस्तों देखिए थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन ये है 12 सहित 5/6, 10 सहित 5/6, 9 सहित 5/6 और 11 सहित 5/6 दिन। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके आंसर अब मिल गए होंगे, पहले नहीं मिल चुके होंगे, पहले नहीं मिल पा रहे होंगे क्योंकि ऑप्शन ही हम लोग के इनकरेक्ट थे मिसप्रिंटिंग की वजह से। तो चलिए दोस्तों, जिनका ऑप्शन आ गया है उनको बधाई हो, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और जिनका नहीं आ रहा दोस्तों तो आप भी अच्छी ही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको गाइडेंस की अच्छी जरूरत है। ठीक, तो आइए देखिए दोस्तों क्या करें, ये जो है 20 से 5 गुना कार्यकुशल है। तो मान लीजिए ये जो है दोस्तों वो 5 यूनिट एक दिन में काम करता है, मान लीजिए 5 यूनिट काम करता है, और बी जो है वो दोस्तों काम करता है 1 यूनिट पर डे। ठीक, 5 यूनिट पर डे, और जो बी है दोस्तों वो 1 यूनिट पर डे करता है। तो इनके जो कार्य क्षमता की रेशियो कितनी है दोस्तों, जो कार्य क्षमता की रेशियो निकल के दोस्तों वो 5:1 की आई, जो कार्य क्षमता की रेशियो है। जो कार्य क्षमता की रेशियो दोस्तों उसी का विपरीत इनके काम में लिया गया समय का रेशियो के बराबर होता है। ठीक, तो देखिए ये तो कार्य क्षमता, ये जो दोस्तों कार्य क्षमता का रेशियो है इनके, ठीक, पावर का। ठीक, और दोस्तों जो हमारा ए बटा बी होगा ये 1/5 यानी कि 1:5, ये इनके लिए किसी उसी काम को किए उसी काम को कंप्लीट करने में लिए गए समय के अनुपात है दोस्तों, 1:5। ठीक, विपरीत हो जाता है दोस्तों एकदम। ठीक, ये उनके लिए गए समय, इनके समय का अनुपात है, उसी काम को कंप्लीट करने में लिए गए समय का अनुपात है। अगर क्षमता कार्य क्षमता दिया हुआ दोस्तों, कार्य क्षमता की रेशियो दी हुई है, तो उसका विपरीत अगर कर देंगे आप तो उनके द्वारा किसी काम को कंप्लीट करने में लिए गए समय के बराबर हो जाता है। ठीक, अब हमेशा याद रखिएगा अगर समय दिया हो, समय का रेशियो दिया हो तो आप विपरीत कर देंगे। बस ये केवल 2 के केस में है दोस्तों, ए और बी। अगर ए बी सी है तो फिर नहीं होगा, अगर ए बी है दोस्तों तो उस केस में करना। जैसे मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति हैं, उनके कार्य क्षमता दिया हुआ है 5 और 1 का है रेशियो, तो उनके लिए गए समय का जो रेशियो है दोस्तों वो 1:5 होगा। या तो फिर आपको समय दे दे कि उनके समय करने का जो किसी काम को कंप्लीट करने में जो लगा समय है उनका रेशियो अगर 1:5 है तो जो कार्य क्षमता होगी वो 5:1 होगी। ठीक दोस्तों, अब उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप देखिए, तो दोस्तों जो समय है, मान लीजिए ये जो है उस काम को 1 दिन में समाप्त करता है। ठीक, ये जो है दोस्तों 1 दिन में समाप्त करता है, और बी क्या करता है दोस्तों वो 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक, या x दिन बोल लीजिए या 5x दिन बोल, यहाँ x भी जाए तो मान सकते हैं, यहाँ x मानेंगे तो फिर 5x माह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मान लीजिए। ठीक, पर क्या कह रहा है दोस्तों, तो अगर ये 1 दिन में समाप्त कर रहा है दोस्तों और ये 5 दिन में समाप्त कर रहा है, तो दोस्तों आप देखेंगे ये जो है +4 यानी कि यहाँ दोस्तों ये 4 दिन कम समय लेता है दोस्तों। कितना दोस्तों लेता है, 4 दिन कम समय लेता है। ठीक, इसको मैं ऐसे कर दूं तो सही रहेगा। ठीक दोस्तों, ये क्या कर रहा है दोस्तों, 4 दिन कम समय ले रहा है, पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, 52 दिन। ठीक, क्या कह रहा है दोस्तों, 52 दिन वो समय ले, 52 दिन कम समय लेता है। तो हम दोस्तों 4 को 52 कर सकते हैं, 4 को 52 के बराबर मान सकते हैं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको मैं रब कर रहा हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक, तो दोस्तों हम 4 को 52 के बराबर कर देते हैं, जो हमारी 4 यूनिट है उसको 52 के बराबर कर देते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 52/4 बराबर 13 दिन। ठीक, ये जो 4 है हमारा 52 दिन के बराबर है, तो हमारा जो 1 यूनिट है दोस्तों वो 13 दिन के बराबर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कितने दिन बराबर हो जाएगा दोस्तों, 13 दिन। ठीक, तो देखिए दोस्तों, तो यानी कि इधर ये जो है 13 दिन समय ले रहा है, और बी जो है दोस्तों वो 65 दिन समय ले रहा है। ठीक, तो काम टोटल कितना है दोस्तों, ये 1 दिन में 5 मिनट काम कर रहा है, तो कितने दिन काम कर रहा है, 13 दिन काम कर रहा है, तो टोटल काम कितने हो गए, तो जो टोटल काम हो गया दोस्तों, कुल काम हो गया, जो टोटल वर्क जिसको बोलेंगे, कुल काम हमारे पास हो गया 13 5 65। देखिए ये जो ए है 5 मिनट लेता है 1 दिन में काम करने में। ठीक, 5 मिनट करता है 1 दिन में, काम कितने कर रहा है दोस्तों, 13 दिन, तो टोटल काम कितने हो गए दोस्तों, 65 यूनिट। कितना हो गया दोस्तों, 65 यूनिट, ये 65 यूनिट है दोस्तों। ठीक, 65 यूनिट काम हो गया। तो क्या कह रहा है दोस्तों, अब दोनों एक साथ कार्य करें तो वो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार चाहे तो आप बी का भी ले सकते हैं दोस्तों, बी 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 65 दिन काम कर रहा है दोस्तों, तो 1 गुणे 65 65 यूनिट ही होगा। देखिए हमारा काम 65 यूनिट हो गया। अब कह रहा है दोस्तों ये दोनों काम करने में कितना समय लेंगे, जो 65 यूनिट हमारा काम आया दोस्तों, ये से मैं इसे भी रब कर रहा हूं दोस्तों, जो 65 यूनिट दोस्तों काम करने में
इन दोनों को कितना समय लगेगा। तो देखिए एक काम ए जो कर रहा था वो 5 यूनिट पर डे काम कर रहा था और बी जो है दोस्तों 1 यूनिट पर डे काम कर रहा था, ठीक। तो यानी कि 6 यूनिट दोनों मिलके एक दिन में काम करते हैं, ठीक। ये ए जो है ये 5 यूनिट पर डे था और ये बी जो है 1 यूनिट पर डे था, ठीक। तो दोनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे, टोटल 65 यूनिट काम है। तो 65 में 6 का भाग दे दीजिए, तो उनके द्वारा टोटल लिया गया समय आ जाएगा। तो भाग देंगे दोस्तों, तो 6 10 60 और ये हमारा 5 और ये 6, ठीक। यानी कि 10 सहित 5/6 दिन आ जाएगा, ठीक दोस्तों। देखिए काफी आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बस ये आपको समझाने के लिए दोस्तों मैं थोड़ा बड़े में कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। जो भी मेरा दोस्त है, मित्र है, अगर वो पहली बार विजिट करे दोस्तों तो उसको हद से हद समझ में आने की कोशिश करे दोस्तों। मैं इस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम बेसिक से, ठीक, सिंपल में दोस्तों, ठीक। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिएगा, पहले खुद सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, ठीक। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त हो, ठीक। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने कर लिया होगा। तो आइए करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए क्या करें, 12, 21 और 35 से, ये हमारा दोस्तों कॉमा है, 12, 21 और 35 से विभाज्य करने पर समान शेषफल 2 प्राप्त हो। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, पहले 12, 21 और 35 से कटने वाली एक संख्या लीजिए। वो कैसे ले सकते हैं, 12, 21 और 35 का एलसीएम निकाल के। जो कटेगी वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 12, 21 और 35 से कटेगी। तो 12, 21 और 35 का एलसीएम ले लीजिए। जब 12, 21 और 35 का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेते हैं दोस्तों आप, तो 3 × 7 ये 5 × 7 ये 35 हो गया, और हम गुणे 3 कर दें तो हमारा इसी में 21 भी हो जाएगा, और हम अगर 4 कर दें तो इसमें हमारा 12 हो जाएगा। यानी कि ये संख्या जो होगी 35 × 12 यानी कि 12 × 5 = 60 और 12 × 36 और 36 × 6 = 42। यानी कि जो 420 होगी दोस्तों वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 12, 21 और 35 से डिवाइड होगी। इससे पहले कोई संख्या डिवाइड नहीं होगी। 420 पे आके 420 एक संख्या जो होगी जो 12, 21 और 35 से डिवाइड होना चालू हो जाएगी, वहीं से 420, 840 ऐसे से डिवाइड होते चले जाएगी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 420 को दोस्तों जो 420 है दोस्तों हमारी, तो 12, 21, 35 है दोस्तों, ये 420 डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम 420 में +2 कर दें तो हमारी संख्या आ जाएगी दोस्तों 422। अब अगर हम 422 को डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में शेषफल जो का 2 होगा। आप चाहें तो 12 से करेंगे तो 420 कट जाएगा, और 422 नहीं कटेगा तो 2 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ देखिए 21 से भी करेंगे तो 420 कट जाएगा, 2 शेषफल आएगा अगर 422 को डिवाइड करते हैं। फिर 35 से अगर 422 को डिवाइड करते हैं तो 420 तक कट जाएगा, फिर बचेगा 2 शेषफल, ठीक। तो हमने दोस्तों हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 422। क्या बन जाएगी दोस्तों, 422। देखिए यहाँ पे आइए 422, 420 तो दोस्तों कटेगा, छोटी संख्या होगी जो कटेगी। पर हमें दोस्तों देखिए हमें यहाँ दिया हुआ, हम ऑप्शन देख लेंगे कि हमारे पास 422 है, यानी कि हम 420 + 2 टिक देंगे। अगर यही हमारे पास होता 842, 420 दोस्तों 842 होता, क्योंकि 420 का दुगुना क्या होता है 840, वो भी कट जाएगा हमारा। किसे कट जाएगा, 12, 21 और 35 से, पर 842 हमारा नहीं कटेगा तो 2 शेषफल आएगा। तो ऑप्शन में अगर 842 होता हम 842 करते, ठीक। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों खुद सॉल्व कीजिएगा पहले आप। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ। यदि सभी मत वैध मत हैं और यदि विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत मिले तो कुल कितने मत डाले गए, ठीक दोस्तों। देखिए 2 प्रत्याशी हैं दोस्तों, मान लीजिए ए और बी 2 प्रत्याशी हैं, ठीक, ए और बी। उनके जो वोट पाए दोस्तों वो 3:10 के रूप में वोट पाए, ठीक, जो उनका अनुपात है। यदि सभी मत वैध मत हो, ठीक, जो सभी मत हैं, तो अगर ए को 3 मत मिला है दोस्तों और बी को 10 मत मिला है, ठीक, तो टोटल मत कितने हो गए दोस्तों, 13। टोटल मत कितने हो गए, आप कहेंगे 13 मत हो गए, ठीक। अब ये जो 13 मत है दोस्तों, और यदि विजेता प्रत्याशी को 15 क्या कह रहे दोस्तों 1,56,200 मत मिले, तो हमारे जाहिर से दोस्तों अगर इसको 3 मत मिला, इसको 10 मत मिला दोस्तों, तो ये हमारा जो है विजेता है, ठीक दोस्तों।
अगर इसको जो मत मिला दोस्तों 1,56,200 के बराबर मिले हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा 10 है दोस्तों वो 1,56,200 के बराबर है। ठीक, आप चाहें तो दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए को मान लीजिए 3x वोट मिले और बी को जो है 10x वोट मिले, तो हम कह सकते हैं हमारे 10x है दोस्तों वो 1,56,200 के बराबर है। ठीक, तो फिर हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, आप कहेंगे 15, सॉरी बार बार मैं 15 बोल रहा हूँ दोस्तों, 1,56,200 बटे 10, यानी कि क्या आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 100, हाँ अब आ जाएगा 15,620। ठीक, ये 15,620 मत के बराबर हो गया। ठीक, एक्चुअल में तो दोस्तों हमारा जो हमारी जो 1 यूनिट है दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 यूनिट और 10 यूनिट माना, तो हमारे पास जो 1 यूनिट है दोस्तों वो 15,620 के बराबर है। तो कह रहा है तो कुल कितने मत डाले गए, कुल मत दोस्तों यहाँ पे 13 यूनिट मान लीजिए मत डाले गए, ये 13 मत मैंने लिख दिया है, आप चाहे तो यूनिट बोल लीजिए, 13 यूनिट डाले गए और 1 यूनिट की वैल्यू है दोस्तों 15,620 मत, तो 13 गुणे 15 कुल मत जो आ जाएगा दोस्तों 13 गुणे 15,620 कर दीजिए, हमारे पास कुल मत निकल के आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कुल मत। ठीक, तो चलिए करते हैं, ये जैसे देखिए ये हमारा हो जाएगा कुल मत दोस्तों, तो क्या कीजिए 13 दूना 26 और दोस्तों 13 दूना 26 और ये 0, यानी कि जो हमारी लास्ट की दोनों जो डिजिट होंगी दोस्तों, जो हमारी लास्ट की दोनों डबल डिजिट होंगी वो 60 होंगी, कहीं है दोस्तों 60, आप देखेंगे हमारे ऑप्शन नंबर केवल 2 में 60 है। ठीक, बाकी जगह आप देखेंगे 00 है, 00 और ये 56 है, तो हमारा जायज बात है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो कुल वोट डाले गए दोस्तों वो 2,03,060 वोट डाले गए। ठीक दोस्तों, समय बचाने के लिए आप पूरा कैलकुलेशन ना कीजिए, तुरंत इसको टिक कीजिए, अपने सिंगल डिजिट डबल डिजिट से अपने आंसर को मैच करने की कोशिश कीजिए ऑप्शन से। ठीक, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन करिए, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है, यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 24, 26 है और उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, मान लीजिए दोस्तों हमारे पास दो संख्या है x और y दो संख्या है, इनका जो वर्गमूल होगा दोस्तों, सॉरी जो वर्ग का योग है दोस्तों वह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो बराबर है 24, 26 के, किसके बराबर दोस्तों 24, 26 के। ठीक, ये 24, 26 के बराबर है दोस्तों, उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है, उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है दोस्तों, तो मान लीजिए जो x का वर्गमूल है दोस्तों, जो x का वर्गमूल है वो 7 है, 7 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों x बराबर 49 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 49 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 24, 26, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो 24, 26 में से दोस्तों हम क्या करेंगे 49 का स्क्वायर घटा देंगे, 49 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे 49 का स्क्वायर होता है 1681 और प्लस हम कर देंगे इधर कितना दोस्तों 720। ठीक, तो 49 का जो स्क्वायर होगा दोस्तों 1, 8, 2, 10, 7, 6, 13, 13, 1, 14 और 1, 2, यानी कि 2401, कितना दोस्तों 2401, 49 का स्क्वायर, ये घटा देते हैं दोस्तों तो हमारा निकल के आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो चलिए घटाते हैं, 6 में से गया दोस्तों 5, इधर 2, 4 में से गया दोस्तों 0 और 2 में से गया 0, यानी कि जो y आएगा दोस्तों हमारा वाई स्क्वायर जो हमारा y निकल के आएगा दोस्तों, y हमारा निकल के आएगा 5। ठीक, अब क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या हमारी y बराबर 5 है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, पहले खुद सॉल्व कीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, फिर मैं सॉल्व करता हूं। क्या है क्वेश्चन, ए ने 9,000 रुपए की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली, उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी, उससे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, जब भी प्रतिशत रहे, भले ही 9,000 दिया हुआ तो आप मूलधन मान लीजिए 100, क्या मान लीजिए 100 मान लीजिए, आपको आसानी से कि कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाए दोस्तों, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक, अब कह रहा है दोस्तों मान लीजिए 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली गई, तो 100 रुपए पे दोस्तों 5% अगर वार्षिक साधारण ब्याज है तो 3 वर्षों के लिए टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, आप कहेंगे 15, मान लीजिए 100 यूनिट है हमारे पास कोई वैल्यू। ठीक,
तो 100 यूनिट का दोस्तों 5% से 3 वर्षों के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी? जो ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे 15 यूनिट हो जाएगा। ये 15 यूनिट कैसे आया? 15 यूनिट, ये 15 यूनिट कैसे आया दोस्तों? आप कहेंगे कि जो हमारा 5% है, 100 पे 5% यानी कि 5, और 3 साल के लिए तो हम 5 गुणे 3 कर देंगे, तो 15 आ गया दोस्तों। ठीक, तो जो ए है दोस्तों वो अगले वाले को 115 यूनिट देगा। कितना देगा दोस्तों? उसको चुकाएगा कितना? जिससे वो उधार लिया है उसको 115 यूनिट दे देगा। ठीक, तभी उसका उधार चुकता होगा। पर जो ए क्या करता है, थोड़ा बुद्धि लगाता है। वो बुद्धि क्या लगाता है कि एक जो दूसरा शख्स बी है उसको यही रुपए दोस्तों 100 यूनिट ही, 100 यूनिट जो रुपए है वो दे देता है बी को। ठीक, और उसको 7% साधारण ब्याज पे देता है। कितना देता है दोस्तों? 7% साधारण ब्याज पे। तो 100 यूनिट का 7% क्या होगा दोस्तों? 7 हो गया। ठीक, और क्या करता है? 3 वर्षों के लिए भी देता है, तो गुणे 3 यानी कि 21, यानी कि टोटल हो गया 21 यूनिट। ठीक, तो 100 यूनिट पे वो 21 यूनिट कमाता है। तो इस प्रकार से जो बी है दोस्तों वो ए को 121 यूनिट देगा, और जो बी ए को 121 यूनिट देगा, और ए क्या करेगा दोस्तों? वो जिससे उधार लिया है उसको 115 यूनिट देगा। ठीक, 115 यूनिट। तो आप कहेंगे दोस्तों तो ए को कितने का लाभ हो रहा होगा? ए के पास कितना रुपया बच रहा होगा? उसने उसको देने थे 115, पर उसने 115 उसको देने थे, और वो जो 20 को उधार दिया था वो 121 रुपया उससे ले लिया, 121 यूनिट ले लिया। तो यानी कि दोस्तों 6 यूनिट अगर हम घटा दे दोस्तों तो 6 यूनिट जो होगा दोस्तों वो हमारे जो ए के पास बच रहा होगा 6 यूनिट का वो लाभ कमा लेगा। ठीक, तो क्या करें दोस्तों? उससे प्राप्त होने लाभ रुपए में कह दीजिए। तो दोस्तों हमारा 100 यूनिट जो है, आप कह सकते हैं हमारे 100 यूनिट है ये बराबर है किसके? 9000 के। तो 1 यूनिट 9000 रुपए के। ठीक, तो 1 यूनिट हमारा बराबर हो गया किसके दोस्तों? 1 यूनिट है, ये कट गया, 90 रुपए के बराबर है। ठीक, तो हमारे पास दोस्तों ये 6 यूनिट बचा। 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे 6 यूनिट हो जाएगा 90 गुणे 6, यानी कि 954 के 540 रुपए। ठीक, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि वो 540 पे बचा लेगा। ठीक, क्या करेगा? वो 540 बचा लेगा। वो जैसे कि मान लीजिए 115 किसी से 100 रुपया उधार लिया, फिर उसको जिससे उधार लिया उसको 115 देने थे, पर उसने क्या किया? अगले वाले को 7% पे, कितना दोस्तों? 7% पे ब्याज पे दे दिया 3 वर्ष के लिए। तब उसको जो एक को दोस्तों 121 मिल गए, देने थे उसे 115, तो दोस्तों 115 दे देगा, 121 में से बचेगा कितना दोस्तों? 6 बच जाएगा उसके पास, यानी कि जो 6 होगा वो 540 रुपए के बराबर हुआ। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। केवल आपको ये प्रोसेस जो मैं कर रहा हूं दोस्तों तब आपको देखने में थोड़े बड़े लगते हैं, बाकी ये क्वेश्चन मुश्किल से 20 सेकंड 30 सेकंड का ही है, उससे ज्यादा का नहीं है दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? देखिए क्या है। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 वर्ग मीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना है? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। आइए मैं करता हूं। देखिए दोस्तों क्या करा, मान लीजिए वृत्त, कोई वृत्त है, उसकी रेडियस दोस्तों r है मान लीजिए। ठीक, और कोई वर्ग है जिसकी भुजा a है मान लीजिए। ठीक, तो जो r है वो a के बराबर है, r बराबर a। ठीक, हमारे पास वर्ग की भुजा, वर्ग का एरिया दिया है दोस्तों। वर्ग का जो एरिया है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? 4900 वर्ग मीटर है। ठीक, कितना है दोस्तों? 4900 वर्ग मीटर है। ठीक, तो दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 4900 वर्ग मीटर। ठीक, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? ए की वैल्यू आ जाएगी कितना? 70 मीटर स्क्वायर, सॉरी 70 मीटर कह रहा हूँ, 70 मीटर आ जाएगी। ठीक, 70 मीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों? 70 मीटर आ जाएगी। ठीक, ये हमारी ए की वैल्यू है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? वो आ जाएगी 70 मीटर। ठीक, पर दोस्तों कह रहा है जो हमारा आयत, क्योंकि हमें आयत के टर्म्स में हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आयत के टर्म्स के एरिया में, तो जो हमारा आयत है उसकी लंबाई त्रिज्या का 2/5 है। तो जो आयत की लंबाई है दोस्तों, रेक्टेंगल जो है हमारा दोस्तों, उसकी लंबाई है, आयत की लंबाई जो है दोस्तों वो त्रिज्या का 2/5 है जो आयत की लंबाई है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे 14 दूना 28, यानी कि 28 सेंटीमीटर वो आयत की लंबाई है। और चौड़ाई आयत की दी हुई है, आयत की चौड़ाई कितना दी है दोस्तों? 20 मीटर दी हुई है। तो जो चौड़ाई है 20 मीटर है,
लंबाई 28 मीटर, तो एरिया क्या होगा दोस्तों, आप एरिया जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 20 गुणे 28, यानी कि या चौड़ाई गुणे लंबाई कीजिए चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई कीजिए, ठीक। तो 28 गुना 56 यानी कि 560 वर्ग मीटर हमारा ये आयत का क्षेत्रफल आएगा। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, 560 वर्ग मीटर स्क्वायर, ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये ब्रैकेट लग रहा है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी, 560 वर्ग मीटर, ठीक। अब आइए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए। हाँ देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। ये हमारे बॉडी मास का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक, बॉडी मास के टॉपिक से। बॉडी मास जानते हैं दोस्तों, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, फिर ऑफ सॉल्व करना होगा, ठीक, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये होता है बॉडी मास, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर दिया होगा दोस्तों। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये हमारा कुछ नहीं है, मान गया था ये, ठीक। तो आइए करते हैं दोस्तों। देखिए 5.75 प्लस 5/7 ऑफ 28 माइनस 4.5, तो दोस्तों 5 पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए ऑफ को। जब ऑफ को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा क्या, आपका आएगा 5 चौक 28 यानी कि 20 और 20 में दोस्तों हम 5.75 जोड़े यानी कि 25.75 और 25.75 में से 4.5 घटा देंगे दोस्तों। 25.75 में से दोस्तों अगर हम 4.5 घटा दें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 5 और ये 2, ठीक, और ये हमारा आ जाएगा 5 में से 4 गया दोस्तों 1 और ये 2, 21.25, यानी कि हमारा ऊपर बचेगा दोस्तों 21.25, ठीक। अब देखिए नीचे सॉल्व करते हैं दोस्तों, जो हमारी वैल्यू डिनोमिनेटर में, ठीक। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर ऑफ सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो पहले ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या है 15.8 माइनस 3.4 कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 15 में से 3 गया दोस्तों कितना 12 और 12.4 यानी कि 12.4 और जो दोस्तों 12.4, ठीक है दोस्तों 12.4 दोस्तों 3/4 गुणे 12.4 कितना है, ठीक, क्योंकि अब हमें ऑफ सॉल्व करना है, हमें पता चल गया 12.4 यहाँ पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे 12.4 आएगा, ठीक। तो 12.4 3/4 गुणे 12.4 क्या होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 4 3 12 और 1 3.1 यानी कि 3 क्या जाएगा दोस्तों वैल्यू 3 एकम 3 3 3 9 यानी कि 3 3 9 यानी कि 9.3, ठीक। तो हमारे इधर 9.3 प्लस नीचे हमारा आ गया दोस्तों 9.3, नीचे हमारा इधर में लिख रहा दोस्तों 9.3 प्लस, अब देखिए दोस्तों ये 5 गुणे 2.39 है, तो आप गुणा कर दीजिए 9 5 45, ठीक, 9 5 45, ठीक, 5 3 15 15 4 19, ठीक, 5 2 10 1 11, ठीक, 2 अंक पे दशमलव दीजिए। अब देखिए 9.3 प्लस 11.95 जब जोड़ेंगे दोस्तों तो ये निकल के आएगा 11 9 क्या जाए दोस्तों 20 और ये 30.95 0.30 प्लस 0.95 क्या आ जाएगा दोस्तों 1.25 यानी कि हमारा आ जाएगा 21.25, ठीक। नीचे भी हमारा 21.25 बना दोस्तों, नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू सेम है दोस्तों, ये कट जाएंगे एक दूसरे से, बचेगा दोस्तों 1। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 बिल्कुल सही जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन आ गया होगा दोस्तों, ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, पहले खुद सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, ठीक, फिर मैं सॉल्व करता हूं। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सॉल्व कर लिया होगा। दोस्तों देखिए चीनी की कीमत प्रति किलो 25% की कमी होने के कारण राधा 1200 रुपए में 10 किलो अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी की प्रति किलो मूल कीमत ज्ञात कीजिए, ठीक। हमारी पुरानी कीमत ज्ञात करनी दोस्तों। मान लीजिए चीनी की कीमत दोस्तों 1200 रुपए में 1200 रुपए थी, ठीक, 1200 रुपए थी तो उसमें कुछ किलो चीनी खरीद पा रही थी, ठीक। अब क्या करिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा 1200 में मान लीजिए कुछ किलो चीनी खरीद रही थी, पर ये 25% कमी हो जाती है। तो 25% कमी जब हो जाती है दोस्तों तो 1200 का 25% निकाल के 1200 से घटाइए, 1200 का 75% कर दीजिए, ठीक। तो क्या दोस्तों 2 0 2 0 गया और इधर 12 25 60 और 12 84 84 6 90 यानी कि 900, यानी कि अब चीनी की कीमत होगी 900, ठीक। पहले 1200 रुपए थी, 1200 रुपए मतलब पहले 1200 रुपए में कुछ चीनी खरीद रही थी, अब वही चीनी जितना वो खरीद रही थी दोस्तों, जो जितना भी किलो 10 किलो 20 किलो 15 किलो, अब वो उतनी ही क्वांटिटी वो 900 रुपए में खरीद पा रही है।
पहले 1200 रुपये में खरीद पा रही थी, अब खरीद पा रही है 900 रुपये में। ठीक, तो दोस्तों देखिए, पर जब 900 रुपये में जो खरीद ले रही है दोस्तों चीनी, तो उसके पास बच रहे हैं 300 रुपये। जाहिर सी बात है 300 बच रहे हैं। जब 300 रुपये बच रहे हैं दोस्तों, देखिए 300 रुपये बच रहे हैं उसके पास, तो दोस्तों जो 300 रुपये बच रहे हैं, इसमें वो 10 किलो चीनी अधिक खरीद ले रही है। क्या? 10 किलो अधिक चीनी खरीद ले रही है। तो जब 300 रुपये में 10 किलो अधिक चीनी खरीद ले रही है, तो दोस्तों नई चीनी की कीमत क्या हो जाएगी? आप क्या करेंगे? सीधे सीधे 300 बटे 10 कर दीजिए। ठीक, ये 300 हमारे पास रुपए बचे थे, उसमें 10 किलो चीनी आ रही थी, तो 1 किलो चीनी की कीमत क्या आ जाएगी दोस्तों? आप कहेंगे 1 किलो चीनी की कीमत आ जाएगी 30 रुपये पर किलोग्राम। 1 किलो चीनी की कीमत आ गई 30 रुपये। ठीक, 30 रुपये आ गई। पर 900 में कितनी चीनी खरीद रही है? 900 में कितने किलो चीनी खरीद रही है? 1 किलो चीनी की कीमत 30 रुपये है, तो इसे 9 से हम डिवाइड कर देते हैं। 900 में से डिवाइड कर देते हैं, जब डिवाइड करेंगे दोस्तों 30 किलोग्राम, यानी कि वो 900 में 30 किलोग्राम चीनी खरीद रही है। तो जो 900 में 30 किलोग्राम चीनी खरीद रही है दोस्तों 900 रुपये में, तो वही 1200 में भी तो खरीद रही थी 30 किलोग्राम चीनी। तो 1200 में भी 30 किलोग्राम चीनी वो खरीद रही थी। 1200 रुपये में 30 किलोग्राम चीनी खरीद पा रही थी, 900 में भी 30 किलोग्राम चीनी खरीद रही थी। पर दोस्तों जब उसके पास 300 रुपये बच रहे थे, तब वो 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद ले रही थी। ठीक, तो यानी कि अभी जो कीमत होगी दोस्तों चीनी की 30 रुपये पर किलोग्राम होगी, तो पहले कितनी थी? तो 1200 में 30 का भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। जब 30 किलोग्राम चीनी का दाम 1200 रुपये है, तो 1 किलोग्राम चीनी का दाम कितना हो जाएगा? ये तो बच्चा बता देगा दोस्तों। 1200 बटे 30 कर दीजिए, यानी कि 40, यानी कि 40 रुपये पर किलोग्राम। जो पुरानी चीनी का दाम था दोस्तों वो 40 रुपये पर किलोग्राम था। कितना था दोस्तों? 40 रुपये पर किलोग्राम। यहाँ पे दोस्तों 40 रुपये पर किलोग्राम। ठीक, इधर था दोस्तों, इधर चीनी की कीमत कितनी हो गई थी? 30 रुपये पर किलोग्राम हो गई थी। ठीक, 30 रुपये पर किलोग्राम हो गई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आंसर आ गया 40 रुपये पर किलोग्राम, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 5000 तक कहीं दूर दूर तक नहीं है। ठीक, तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों? फिर से हमारा यही दोस्तों मेंसुरेशन यानी कि सर्कल के टॉपिक से दोस्तों, पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर मुझे आज्ञा दीजिए करने की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कर लिया होगा। देखिए देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% की वृद्धि की जाए, वृत्त की त्रिज्या 10% वृद्धि की जाए, 10% को हम दोस्तों फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? a/10 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ 10% को फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या कीजिए, यहाँ बस बटे 100 कर दीजिए, बटे 100 कर देंगे तो हमारा a/10 आ जाएगा। ठीक, तो 10% को a/10 करते हैं। ठीक, तो यानी कि जो पहले त्रिज्या थी दोस्तों, पहले त्रिज्या थी 10, बाद की त्रिज्या क्या होगी? जो पहले त्रिज्या थी वो थी 10, पहले त्रिज्या जो थी वो थी 10, जो बाद की त्रिज्या होगी दोस्तों, जो बाद की त्रिज्या वो होगी 11। ठीक, क्या होगी दोस्तों? 11। पहले की त्रिज्या 10 और बाद की त्रिज्या होगी 11। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पहले क्षेत्रफल था पाई r1 स्क्वायर मान लीजिए, तो यानी कि 10 था पहले, तो 10 तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 100 पाई। पहले क्षेत्रफल था 100 पाई, अब नए क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो पाई r2 स्क्वायर। ठीक, r1 मान लीजिए 10 था, r2 हमारे 11 था, तो अब क्या लिख सकते हैं दोस्तों? पाई गुणे 11 गुणे 11 यानी कि 121 पाई। ठीक, 121 पाई। अब देखिए दोस्तों 121 पाई दोस्तों। ठीक, अब ये 100 पाई दोस्तों 121 पाई से कितना कम है, या कितना, या 121 पाई 100 पाई से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 21 पाई ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 21 पाई ज्यादा है। तो दोस्तों 21 पाई 100 पाई का कितना प्रतिशत है? यही हमारा आंसर आ जाएगा। गुणे 100 कर देते हैं। 100 पाई का जब भी का बोले किसी वैल्यू के बाद, तो हमारी वैल्यू तुरंत नीचे आ जाएगी। ठीक, और 21 तो 21 हमारे ऊपर आएगी 100 पाई का, या 21 पाई 100 पाई का कितना प्रतिशत है, या 100 पाई का 21 पाई कितना प्रतिशत है। ठीक, तो जो भी हमारी का वैल्यू होगी दोस्तों वो नीचे हो जाएगी डिनोमिनेटर में 100 पाई। ठीक, गुणे 100 कर देते हैं। पाई से पाई चला गया दोस्तों, ये 100 से 100 चला गया, तो आप कहेंगे 21% जो है दोस्तों वो वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल। कितने की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों? क्षेत्रफल में 21% की। दोस्तों मैं जहां सोचो कि आपको एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप
को एकदम बेसिक से बढ़िया से क्लियर हो दोस्तों, ठीक। बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है दोस्तों, ठीक। करिए दोस्तों इस सवाल को। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है और शेष को अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेचता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं करता हूं दोस्तों, देखिएगा क्या करें दोस्तों। मान लीजिए उसके पास जो वस्तुएं थी दोस्तों, उनका कीमत था 100 रुपए, 100 रुपए था, ठीक। 20% अधिक अंकित का जो क्रय मूल्य था वो दोस्तों 100 रुपए था। मान लीजिए क्रय मूल्य था वो 100 था, 100 रुपए था, मान लीजिए 100 रुपए मान लीजिए, ठीक। विक्रय मूल्य जो अंकित मूल्य दोस्तों वो मेंशन करता है वो 120 करता है। अंकित मूल्य क्या कर देता है, 20% अधिक कर देता है। तो 100 का 20% क्या होगा, 100 का 20% होगा 20, यानी कि 120 रुपए अब अंकित मूल्य बना दिया, ठीक। अब क्या कह रहा है दोस्तों, वह उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है। 3/4, मान लीजिए उस 4 वस्तुएं थी उसके पास, ठीक, या 3, तो 4 वस्तुओं में से वो 3 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है, ठीक। अंकित मूल्य पर ही बेच देता है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों जो विक्रय मूल्य होगा 120 गुणे 3/4, ठीक, प्लस अब 4 वस्तुओं में से दोस्तों 3 वस्तुओं को उसने अंकित मूल्य पर बेच दिया, पर एक वस्तु को उसने 30% छूट देकर बेचा। तो 120 का 30% क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 का 30% निकालकर 120 में से घटाइए, या 120 का 70% कीजिए। 120 पे 30% का छूट मतलब 120 का 70%, ठीक, बटे 100 करिए, यानी कि 84, यानी कि 84 रुपए दोस्तों, ठीक। ये 84 जो है एक वस्तु का, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य था 100 रुपए, अंकित मूल्य था 120 रुपए। उनमें से क्या कर रहा है, 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पे ही बेच दिया। 120 गुणे 3/4 कर दीजिए, ये हमारे विक्रय मूल्य आ रहे हैं दोस्तों। ये हम कह सकते हैं ये हमारे विक्रय मूल्य हैं, ठीक, विक्रय मूल्य, ठीक। तो विक्रय मूल्य दोस्तों, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है, एक वस्तु को दोस्तों वो क्या करता है, अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेचता है, यानी कि 120 का 30%, 120 का 70%, 84 गुणे 4 कर दीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, विक्रय मूल्य क्या आएगा दोस्तों, ये हम कर सकते हैं 4 × 20, ठीक, यानी 90 प्लस, और ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 21, यानी कि 21, यानी कि जो विक्रय मूल्य टोटल आ रहा है दोस्तों वो 111 रुपए का आ रहा है, ठीक। क्रय मूल्य था 100 रुपए दोस्तों, क्रय मूल्य क्या था दोस्तों, 100 रुपए था, ठीक। अब विक्रय मूल्य कितना आ रहा है दोस्तों, 111 रुपए। तो उसे लाभ कितने का हो दोस्तों, 100 का 11 कितना होगा दोस्तों, जो 11 दोस्तों 100 का कितना प्रतिशत होगा, 11% ही होगा। तो 11% लाभ हो रहा है दोस्तों, ठीक। उम्मीद करता हूं आपका आंसर आएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप नहीं समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को तो रुकिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। आप कहेंगे 120 गुणे 3/4, 84 गुणे 4 आपने कैसे लिख दिया था, ठीक। मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे लिखा, ठीक। क्रय मूल्य मान लीजिए दोस्तों आपने 100 मान लिया, सभी वस्तुओं को, जो भी आपके पास वस्तुएं थी, ठीक। क्या कितनी वस्तु मान लीजिए, 3/4 वस्तुएं थी दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं 3/4, ठीक। 3/4 को आप 3/4 लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 4 वस्तुएं थी टोटल, जो हमारी डिनोमिनेटर में उसको मानते हैं वैल्यू, 4 वस्तुएं थी हमारे पास, ठीक। हमारे पास 4 वस्तुएं थी, तो ऑन एन एवरेज जो सभी वस्तुएं होंगी उनका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 100/4, 100/4 हो जाएगा ना, यानी कि 25 रुपए हो जाएगा, पर हम अभी 100/4 ही देख रहे हैं, ठीक। अंकित मूल्य दोस्तों 120/4 कर देते हैं, क्या कर देते हैं दोस्तों, 120/4, ठीक। एक वस्तु का यानी कि अंकित मूल्य हो गया ऑन एन एवरेज 120/4, ठीक। अब 120/4, अब हमारे पास 4 वस्तुएं थी, एक वस्तु का अंकित मूल्य 120/4 है, तो इधर हमने लिख दिया 120/4 गुणे 3, विक्रय मूल्य हमने लिख दिया 120/4, एक वस्तु का अंकित मूल्य था। हमने 3 वस्तुओं को 4 यानी कि 3/4, 4 का 3/4 करेंगे तो कितना है दोस्तों, 4 गुणे 3/4, यानी कि 3 वस्तुओं को हमने अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, ठीक। तो 120/4 गुणे 3 कर दिया हमने, प्लस अब क्या करें दोस्तों, एक वस्तु को हमने 30% छूट देकर बेचा, ठीक। शेष वस्तु यानी कि एक वस्तु, 4 में से 3 हमने बेच दिया, तो बचा एक वस्तु को हमने 30% की छूट देकर बेचा। तो हमारे पास एक वस्तु की कीमत मान लीजिए 120/4 थी, अंकित मूल्य 120/4 थी। 120/4 का आप जब 70% निकालेंगे
120/4 का जब आप 70% निकालेंगे दोस्तों, 70/100, और हमारे पास एक ही वस्तु थी, ठीक। तो हम ये देखिए दोस्तों, वही बात हो जाएगी। इधर हमने 84 × 4 किया, तो इधर देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 84/4, ठीक। 84/4 एक वस्तु का दाम है जब हमने उस पर 30% की छूट दी, जब हमने 120/4 पे 30% की छूट दी। हमने एक ही वस्तु बेची है, 30% छूट पे हमने गुणे 1 कर दिया। यहाँ पे 3 वस्तु, यहाँ पे 1 वस्तु, तो 120/4 गुणे 3, यहाँ 84/4 गुणे 3। तो देखिए दोस्तों, ये वैल्यू हमारी 120 गुणे, हमने जो यहाँ लिखा था 120 गुणे 3/4 प्लस 84 गुणे 1/4। जहां तक दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों कोई नहीं इतना समझाता, आपको सब कहते हैं कि चलिए आप मेरे से जब बैच खरीदेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, पर दोस्तों मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ कि आप मुझसे चाहे बैच खरीदे चाहे ना खरीदे दोस्तों, पर अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको हद से हद समझ में आने की पूरी से पूरी मतलब समझ में आ जाए दोस्तों। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, पहले खुद सॉल्व करिएगा दोस्तों, फिर मैं सॉल्व करता हूं। कह रहा है n संख्याओं का औसत 36 है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया औसत कितना होगा। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, संख्याओं का नया औसत कितना होगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए n संख्या जो दोस्तों, इसको n न मान के हम 100 मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, n मानिए चाहे 100 मानिए चाहे x मानिए, कुछ भी मानिए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। क्योंकि अगर n मानेंगे दोस्तों तो n का 75% निकालेंगे तो काफी तकलीफ होगी आपको, ठीक, तकलीफ तक आपका समय भी जाएगा। तो हम कहते हैं मान लीजिए हमारे पास 100 संख्या थी, कितनी संख्या थी, 100 संख्या थी, उनका औसत क्या है दोस्तों, उनका औसत जो है 36 है। क्या दोस्तों, औसत 36 है। तो उन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, उन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 100 गुणे 36 यानी 3600। ये 100 गुणे 36 मैंने कैसे लिख दिया, यह फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों ना, औसत बराबर, औसत बराबर आप जानते हैं क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, बटे में कुल संख्या, आप जानते हैं दोस्तों। तो देखिए हमने संख्याओं का योग कैसे निकाला, औसत गुणे कुल संख्या, हमारा संख्याओं का योग आ गया। अब कह रहा है दोस्तों 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए, ठीक। प्रत्येक में अगर 5 की वृद्धि करेंगे दोस्तों, मान लीजिए 100 का 75% कितना होगा, आप कहेंगे 75 ही होगा, और 75 संख्या में 5 की वृद्धि करेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम 3600 में वृद्धि कर रहे हैं। कितने की वृद्धि करें, 75 गुणे 5 में, कितने वृद्धि करें दोस्तों, 75 गुणे 5। तो अगर हम 5% की वृद्धि करते हैं 75% संख्याओं में, तो जो टोटल वृद्धि हो जाएगी दोस्तों वो कितना हो जाएगी, 75 गुणे 5, यानी कि आप कहेंगे 5 × 5 = 25 और 7 × 5 = 35, 35 2 36 37, यानी कि 375। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 375 की प्लस 375 कर देंगे, क्योंकि 3600 प्लस 375 यानी कि वृद्धि हो गई, ठीक। इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दे। अब जब हमने 75 100 में से 75 में 5 की वृद्धि कर दी, अब बचा कितना हमारे पास दोस्तों संख्या, 25 बची, उनमें हमने क्या कर दिया, 8 की कमी कर दी। तो चलिए 8 जो 25% जो बचा संख्या, जो हमारे पास 25% संख्या बची दोस्तों, उसमें हमने 8 की कमी कर दी। तो कितनी कमी कर दी, आप कहेंगे 25 गुणे 8, यानी कि ओवरऑल हमने 200 की कमी भी कर दी। हमने 3600 में 375 जोड़ा और 200 घटा दिया, क्योंकि हमने जोड़ा भी और घटाया भी। तो जो हमारा नया संख्याओं का जाएगा, जो नई हमारी 100 संख्याओं का योग होगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे वो हो जाएगा हमारा 3600 प्लस 375 माइनस 200, ये हमारी नया योग हो जाएगा 100 संख्याओं का, ठीक। 100 संख्याओं का ये नया योग है। तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, 375 में 200 घटाते हैं दोस्तों, तो हमारा हो जाता है 175, और 3600 में 175 जोड़ दिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3775, ये 3775 हो गया। ये नई जो हमारी नई 100 संख्या बन गई दोस्तों, उनका ये योग है, क्योंकि हमने 75 में 75 संख्याएं ऐसी है जिसमें हमने 5 ऐड किया था, और 25 संख्या ऐसी है जिसमें हमने 8 घटा दिया था। तो ओवरऑल हमारी संख्या जो बन के आई 3775 बन के आई। क्या दोस्तों, हमारी संख्या 3600 से बन गई 3775, यानी 3775 बन गई, यानी कि देखें तो 175 की वृद्धि हो गई, ठीक। तो दोस्तों अब हम इसका औसत निकालेंगे, तो हमारे पास ये संख्याओं का योग दिया हुआ है, ये संख्याओं का योग ही तो है, ये योग है संख्याओं का, ठीक। ये हमारा औसत कितना आ जाएगा दोस्तों,
औसत निकालना हम क्या करेंगे, जितनी हमारी संख्या उसे डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। जब 100 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमारा औसत निकल के आएगा क्या, 37.75। क्या जाएगा दोस्तों, 37.75, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 37.75 है। देखिए हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल मैच हो रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आया हो, ना समझ में आया तो दोस्तों बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको बिल्कुल आसानी समझ में आया दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों पहले खुद सॉल्व कीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर 20,280 रुपए हो जाती है। उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपने सॉल्व कर दिया होगा, आपका आंसर आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं सॉल्व करता हूं। क्या कह रहे हैं दोस्तों, हमारी जो चक्रवृद्धि ब्याज की है, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों वो 8% वार्षिक है। क्या है दोस्तों, 8% वार्षिक है। पर जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों वो हमारा 6 महीने पे लगता है, किसी धन पे 6 महीने पे लगता है, यानी कि 6 महीने पे संयोजित होता है। तो अगर 8% वार्षिक है तो 6 महीने के लिए कितना लगेगा दोस्तों, 6 महीने के लिए कहेंगे 8/2, क्योंकि एक महीने में दोस्तों 12 एक साल में दोस्तों 12 महीने होते हैं। तो अगर 12 महीने के लिए 8% लगता है दोस्तों तो 6 महीने के लिए कितना लगेगा, 8 बटा क्या कर रहे हैं दोस्तों, 6 महीने के लिए 8/12 गुणे 6। तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा दोस्तों 4%। क्या निकल के आएगा दोस्तों, 4%। यानी कि जो हमारा ब्याज होगा दोस्तों अब अर्धवार्षिक लगेगा। क्या लगे दोस्तों, अर्धवार्षिक रूप से लगेगा। और हमारा 8% वार्षिक है, तो जब अर्धवार्षिक लगे दोस्तों तो ये आधा हो जाएगा, 4% हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 4% हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई धन 100 है। ठीक, क्या कोई धन 100 मान लीजिए, क्योंकि जब भी प्रतिशत का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, परसेंट आ जाए तो आप 100 माने तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 100 का 75% आपसे कोई कहेगा निकालना तो आप तुरंत 75 बोल देंगे। 100 का कोई 20 कहेगा, 68 कहेगा, तुरंत आप 20 68 ऐसे से बोल देंगे, इसलिए हम कोई भी धन 100 मानते। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास कोई राशि थी दोस्तों वो 100 थी, 100 यूनिट थी। ठीक, अब ये जो 100 यूनिट है दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 100 यूनिट पे ये एक साल बाद कितना रुपए बनेगा। ये जो 100 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से एक साल बाद कितना बनेगा, तो फार्मूला जानते ही हैं। अब जो कि हमारा जो ब्याज है वो दोस्तों वो वार्षिक नहीं लग रहा है, अब वो अर्धवार्षिक लग रहा है। ठीक, वो 6 महीने पे लग रहा है। तो एक साल में 2 बार 6 महीने होते हैं दोस्तों। तो जो हमारा ड्यूरेशन होगा, जो ये हमारा फार्मूला है, ये बराबर P × 1 + R/100 की पावर n। तो n हमारा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक, क्योंकि एक साल में कितना महीना होता है दोस्तों, एक साल में कितने बार 6 महीने होते हैं, 2 बार होते हैं। तो n बराबर 2 हो जाएगा दोस्तों। r हमारा क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। ठीक, p हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक, जब p हमारा 100 हो जाएगा दोस्तों तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या निकल के आएगा। ठीक, ये हमारा दिया हुआ है दोस्तों, ये हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, 20,280। क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, एक धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर, 1 वर्ष बोला है दोस्तों, 1 वर्ष। ठीक, हमारा ब्याज 6 महीने पर संयोजित हो रहा है, तो हम 2 बार हम 4% से 2 बार करेंगे दोस्तों संयोजित। ठीक, तो देखिए 100 गुणे 4% को दोस्तों इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों, 4% की फ्रैक्शन होती है आप कहेंगे 1/25। ठीक, यानी कि 100 गुणे 26/25 गुणे 26/25। ठीक, जो हमारा धन है वो 6 महीने बाद इतना होगा। ठीक, फिर अगले 6 महीने बाद यानी 1 साल बाद ये इतना हो जाएगा हमारा धन। ठीक दोस्तों, कहने का मतलब ये है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा धन बराबर हो जाएगा किसके, 20,280 के। एक्चुअल में तो 20,280 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, एक्चुअल में 20,280। हमने अपना मूलधन माना है 100 यूनिट, इसको आप 100 यूनिट या 100x कह लीजिए। ठीक, हम चलिए लिख देते हैं 100x। मान लीजिए हमारा मूलधन है 100x। ठीक, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा मूलधन क्या दोस्तों वो आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए ये 25 चौका 100, ये 4 बार में कट गया। इधर दोस्तों हमारा देखेंगे ये 13 दूना 26 और ये 13 से कट जाएगा, 13 कम 13 बचा 7 और 13 पचे 65 बचा 7, 13 छः 78, ये 0। ठीक, फिर ये 13 दूना 26, फिर ये 13 से कटेगा, 1560 भी हमारा। तो कितना होगा, 13 कम 13 2, 13 दूना 26 120। ठीक, ये देखिए ये 4 तियां 12 यानी कि 30 बार में। ठीक, 4 से 30 बार में चला गया। अब हमारा दोस्तों x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा, देखिए उधर 30 है, 30 गुणे 25 बटे 4। ठीक,
ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसे हम और छोटा करते हैं दोस्तों, तो ये अगर 2 और हमारा ये 15, ठीक। अब हमारा दोस्तों क्या आ गया x की वैल्यू, 15 5 75, 7 15 2 30 7 37, 375/2 हमारी x की वैल्यू है। हमारा मूलधन माने कितना था दोस्तों, हमने मूलधन माना था 100x, ठीक। जब हमने 100x मूलधन माना था दोस्तों, तो 100 गुणे x की वैल्यू क्या है, 375/2। तो हम क्या कह सकते हैं, ये 50 चला जाएगा, ठीक। ये हमारा जो आएगा निकल के दोस्तों, ये हमारा मूलधन निकल के आएगा, ठीक। क्या निकल के आएगा दोस्तों, मूलधन। ये 100 गुणे x, क्योंकि 100x हमने मूलधन माना था अपना, तो x की वैल्यू है 375/2, ठीक। अब हम गुणा करते हैं दोस्तों 50 का 375 में, तो देखिए 5 5 25, हासिल लगा 2, 5 7 35, 2 36 37, हासिल लगा 3, 5 से 15 2 17, यानी कि 17,750। देखिए हमने सही किया है ना गुणा, 5 5 25, 7 5 35, 2 36 37, 5 से 15 3 18, हाँ इधर होगा दोस्तों 18, ठीक। 18,750 ये हमारा मूलधन था, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से दोस्तों ये बन जा रहा था 20,280। कितना बन जा रहा था दोस्तों, 20,280 बन जा रहा था। ये हमारा 8,750 रुपए ये हमारा मूलधन था, ठीक दोस्तों, 8,750 रुपए। दोस्तों अब मैं रब कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। 8,750 पहले हम लिख लेते हैं, कहीं भूले ना। हमारा ये मूलधन था दोस्तों 8,750 रुपए आ गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों, उसी धन राशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों, कह रहा अब उसी धन राशि के लिए वार्षिक रूप से, अब हमें 6 महीने की जरूरत नहीं है, अब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करना है दोस्तों, ठीक। अब 1 साल पे हमारा जो है ब्याज लगेगा, 6 महीने में नहीं लगेगा, तो हम आधा नहीं करेंगे। अब हमारा जो मूल जो दिया हुआ है 8% ब्याज, अब उसी पे हम करेंगे, ठीक दोस्तों, उसी पे हम चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे, ठीक। चक्रवृद्धि की जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों का ब्याज। अब हमें 2 वर्षों का ब्याज पूछा है दोस्तों, ठीक। फॉर्मूला फिर वही जानते हैं, P बराबर A1 प्लस R/100 की पावर n। अब यहाँ n बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। R बराबर हमारे यहाँ 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा मैंने गलत लिख दिया फॉर्मूला, ये दोस्तों देखिए ये P हो जाएगा और ये हमारा A बन जाएगा, ये हमारा दोस्तों A बन जाएगा, ठीक। A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100। अगर इसमें वैल्यू रखते हैं दोस्तों तो क्या बन के आएगा, 18,750। देखिए दोस्तों, या तो फिर आप वैल्यू रखिए एक एक की, 1 प्लस R, ये P की वैल्यू रखिए, N की वैल्यू रखिए, या तो फिर आप ये देखिए कि 8% दोस्तों हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज। अब 8% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 2/25, इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। कैसे लिख दिया, 8/100 कर दीजिए, 2/25 हो गया, ठीक। तो हमारा धन पहले साल 27/25, 8,750 गुणे 27/25 हो जाएगा। दूसरे साल भी हमारा धन 27/25 हो जाएगा, ठीक। अगर दोस्तों वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा एकदम यही एग्जैक्ट ही आएगा, ठीक दोस्तों, 27/25। बस आप ध्यान दिया करिए कि हमारा धन 25 से 2 और बढ़ जाएगा, 1 साल बाद हमारा धन 25 से 2 और बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा धन 25 से 27 हो जाएगा। फिर अगले साल भी क्या हो जाएगा, 25 से 27 हो जाएगा। तो इसलिए हमने 18,750 गुणे 27/25 गुणे 27/25 किया हुआ है, ठीक। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, करते हैं, चलिए इसे 25 से घटाते हैं दोस्तों। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, ठीक। 175 दोस्तों 12, यानी कि 25 25 125, ठीक। ये हो गया 0, 750। फिर 25 से कटाते हैं तो ये कट जाएगा दोस्तों 30 बार में, ठीक। 27 गुणे 27, 27 का स्क्वायर करता है दोस्तों 729 होता है, 30 गुणे 729 आ गया, ठीक। अब इसे गुणा करते हैं, 9 9 त्रिक 27 दोस्तों, 2 9 दूना का 18, 2 20, ठीक। फिर बचा 2 और हमारा दोस्तों, नहीं गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। 9 त्रिक 27, 2 3 दूना का 6, 2 8, ठीक। फिर होगा दोस्तों 3 7 21, यानी कि 21,870 रुपए हमारा जो धन है दोस्तों, वो 2 साल बाद 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,870 हो जाएगा। कौन सा धन हमारा हो जाएगा, 18,750 रुपए बन जाएगा दोस्तों, 21,870 रुपए। तो दोस्तों ब्याज कितना होगा, क्योंकि मैं ब्याज बोला, ब्याज कितना होगा, तब यही A माइनस P कर दीजिए तो आपका ब्याज आ जाएगा। चलिए 21,870 जो आया दोस्तों, 21,870, इसमें से हमने घटा दिया क्या, 18,750, तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमें क्योंकि ब्याज पूछा है। घटाइए 0, 7 में 5 गया 2, 8 में 7 गया 1, और 11 से 8 गया दोस्तों 3, और ये हमारा 0, यानी 3,120 रुपए ये हमारा ब्याज है। देखिए कहीं आंसर मैच हो रहा है दोस्तों, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है, या ऑप्शन 2 के लिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हुआ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूँ अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा सेशन का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक।
इसे आप सॉल्व कीजिए दोस्तों पहले, फिर मैं सॉल्व करता हूं। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह वही दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आइए मैं करता हूं। देखिए, मान लीजिए दोस्तों, आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है दोस्तों? समय बराबर होता है क्या? दूरी बटे चाल। क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे चाल। ठीक, तो मान लीजिए दूरी तो हमें दी हुई दोस्तों, ठीक, दूरी क्या हुआ? दिया हुआ 400। हमें क्या है? रफ्तार नहीं दी हुई दोस्तों, बस बताया है कि रफ्तार अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए तो उसे 2 घंटे कम समय लगते हैं। तो समय निकल के आएगा दोस्तों। मान लीजिए हमने चाल मान लिया x, ठीक, x किलोमीटर पर आवर हमने चाल मान लिया। क्या चाल मान लिया? x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय क्या होगा दोस्तों? 400 बटे x होगा। ठीक, 400 बटे x होगा। तो पहले हम 400 बटे x लिख लेते हैं, ये हमारा समय हुआ। ठीक, अब कह रहा है दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती चाल, तो अब हमारी चाल बन गई x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, क्या बनेगा दोस्तों? x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या कह रहा है? अब जो समय लगेगा दोस्तों, वो अब समय लगेगा। अब समय कितना लगेगा दोस्तों? अब समय लगेगा 400 बटे x प्लस 10 घंटा। ठीक, 400 बटे x प्लस 10 घंटा। अब दोस्तों समय क्या कह रहा है? 2 घंटे कम लगता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये समय कम है और ये समय ज्यादा है। ठीक, ये समय कम और समय ज्यादा है। ठीक, तो अब क्या करेंगे दोस्तों? इस बड़े समय से ये छोटा समय घटाते हैं, 400 बटे x प्लस 10 घटा देंगे। इधर आ गया दोस्तों हमारा क्या? 2 घंटे, क्योंकि देखिए बोला है 2 घंटे कम लगता है, तो सब बड़े समय से छोटा समय घटाया तो हमारा 2 घंटा आ गया। ठीक, इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। 400 पहले दोस्तों कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया हमने, और नीचे हमने x इंटू एक्स प्लस 10 लसा ले लिया, x इंटू जिसको बोलते हैं हम क्या? एलसीएम। ठीक, देखिए अब देखिए ऊपर हमारा 1 बचा होगा माइनस, फिर इधर भी हमारा 1 बचा होगा क्योंकि हमने 400 कॉमन ले लिया। तो हम ऊपर लिख देंगे x प्लस 10। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ऐसे फ्रैक्शन सॉल्व करने आते हो। और इधर हमारा हो गया माइनस x। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये x चला गया, ये हमारा इधर तो 2 रहेगा ही। ठीक, और देखिए दोस्तों ये हमारा ऊपर बचा 400 गुणे 10। क्या बचा दोस्तों? ऊपर जगह न होने का दोस्तों मैं इधर थोड़ा रब करके कर रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन। ठीक, सॉल्व कर रहा हूं इधर। ये हमारा ऊपर बचा, ऊपर क्या बचा दोस्तों? 400 गुणे 10। ठीक, 400 गुणे 10 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 2। ठीक, अब देखिए ये 2 से ये कट गया 5, कितना हो गया? 5 बार कट गया। ऊपर हमारा क्या है दोस्तों? 2000। अब ऊपर हमारा 2000 बन गया, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2000। ठीक, 2000। अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक पॉलिनोमियल बन गया दोस्तों। क्या बन गया? बहुपद। बहुपद में आप जानते हैं रूट आपको निकालने आता है, जो मूल होगा कैसे निकलेंगे, क्योंकि हमारा x मूल है दोस्तों। अब x की डिग्री 2 है दोस्तों, तो यानी कि ये जो हमारा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब कि 2 डिग्री का बहुपद है, तो दोस्तों हमारा जो x का वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, जाहिर सी बात है। तो देखिए ये हम क्या करते हैं, 2000 का हम ऐसा गुणनखंड लेते हैं, ऐसा फैक्टर लेते हैं दोस्तों जिसको प्लस माइनस करने पे हमारा 10 आ जाए। ठीक, प्लस माइनस करने पे 10 आ जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 40x माइनस 2000 बराबर 0। ठीक, हम ऐसा कर दिया। अब देखिए x कॉमन ले लीजिए, यहां से कॉमन ले लेंगे दोस्तों, क्या बन जाएगा? x प्लस 50, इधर से माइनस 40 कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा हमारा x प्लस 50, ये बराबर 0 हो गया। ठीक, हाँ, तो देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, दोस्तों आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों। अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 50। अब हमारा ये x प्लस 50 कॉमन हो गया, तो हमने x प्लस 50 को लिख दिया, और हमारा अंदर बच गया x माइनस 40। ठीक, ये बराबर 0। अब देखिए एक x की वैल्यू आ जाएगी 50 और एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या?
-50 आएगी, एक आ जाएगी 40। ठीक, तो जानते हैं दोस्तों जो हमारी स्पीड है दोस्तों वो माइनस में नहीं हो सकती, क्या रहेगी, हमेशा धनात्मक रहेगी। तो हम x बराबर 40, यानी कि हमारी जो रियल स्पीड थी दोस्तों वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मैच हो रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा यही ऑप्शन है दोस्तों, हमारा यही करेक्ट है। तो दोस्तों जहाँ से अच्छा हो सके मैंने खूब आपको पढ़ाने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है एकदम बेसिक से, और कुछ दोस्तों ट्रिक के चक्कर में ना पड़ा करिए दोस्तों, आप ट्रिक खुद बना लेंगे। एक समय जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों तो आप ट्रिक पे खुद जीत हासिल कर लेंगे। तो अब हर एग्जाम में ट्रिक यूज कर सकते हैं, बस पहले कॉन्सेप्ट का काम कीजिए दोस्तों, क्योंकि ट्रिक क्या होते हैं कभी कभी यूज होते हैं, इस क्वेश्चन पे यूज होंगे, इस क्वेश्चन पे यूज नहीं होंगे, तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए पहले दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट का काम कीजिए। अब मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन उड़ा दिए हो, आपको समझ में नहीं आया हो, जहाँ नहीं समझ में आया दोस्तों वहाँ और समझाने की कोशिश की है। अगली वीडियो में दोस्तों बताइएगा, अगर आप अगर कोई प्रॉब्लम फेस की हो तो मुझे बताइएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।